हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्री हिस्टोरिक राजस्थान के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के अतीत का जो अध्ययन है उसको हम साधारणतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक, मानव के अतीत का वह काल है जिसमें हमें उसके बारे में जानने के लिए हमें कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलते हैं। हम उसके द्वारा छोड़े गए जो भौतिक अवशेष हैं, उन भौतिक अवशेषों के आधार पर उस मानव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात यह काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक पुरातत्वविद है वो निर्धारित करते हैं कि इस काल के मानव के विषय में जानने का एक प्रमुख साधन है वो उसके द्वारा छोड़े गए पाषाण के उपकरण हैं। इसलिए इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह काल बहुत लंबा काल था और इस काल में मानव का जो कर्मिक विकास होता है और इस काल के अंदर न केवल जलवायु के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन होता है, अपितु मानव अपने जो पाषाण के जो उपकरण है उसकी तकनीक में और उसमें भी है वो लगातार है वो परिवर्तन करता है। तो इस काल में मिले मानव के जो छोड़े गए जो पाषाण के जो उपकरण हैं, उनकी जो बनावट है और उसके निर्माण की तकनीक है और उसमें काम में लिया गया जो पाषाण के जो खंड हैं उसके आधार पर और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर है वो जो स्टोन एज है या जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसको भी इतिहासकार है वो 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मानव के अतीत के जो प्रारंभिक काल है उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जिसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। इसमें मनुष्य का जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात मानव अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है जिसको मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसमें 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का काल इसका समय निर्धारित किया गया है। और मनुष्य का जो तीसरा काल है उसको नवपाषाण काल कहा जाता है। ये इसको नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, या इसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक का काल नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। अर्थात जो पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक काल है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में है वो कर्मिक रूप से परिवर्तन वो आते हैं। और नवपाषाण काल को नवपाषाण काल क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया था, एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। तो ऐसी स्थिति में उसके जीवन में है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, इसलिए इसको नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। तो मनुष्य ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम 3 भागों के अंदर है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित करते हैं। यहाँ तक राजस्थान का संदर्भ है वहाँ पर हमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल 2 ही काल मिलते हैं। नवपाषाण काल से संबंधित कोई भी साइट है अभी तक हमें नहीं मिली है। और राजस्थान के अंदर है वो जो मानव है, भारत के अंदर जो मानव है वो नवपाषाण काल के बाद में ताम्र पाषाण काल के अंदर प्रवेश करता है और फिर ताम्र पाषाण काल के समकालीन ही है वो कुछ संस्कृतियां हैं वो नगरीय सभ्यता के रूप के अंदर जानी जाती है, जिसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। जो शहरी संस्कृति थी जिन्होंने कांसे का प्रयोग किया, और बाकी जो उसकी पेरीफेरी के जो बाहर की जो संस्कृति है उसको हम ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य नवपाषाण काल के बाद में धातु काल में प्रवेश करता है जिसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं, और उसके साथ ही कांस्य युग के अंदर प्रवेश करता है। तो राजस्थान के संदर्भ में जो नवपाषाण काल है उसके बाद में नवपाषाण काल नहीं है, मध्य पाषाण काल के तुरंत बाद ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ आती हैं। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि यहाँ आहड़ बनास जो कल्चर है, आहड़ है, बालाथल है, गिलुंड है, में हमें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ, गणेश्वर है वहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ हमें मिलती हैं। और जो सिंधु सभ्यता के जो समकालीन है वो कालीबंगा है, वो अनूपगढ़ के अंदर तरखान वाला डेरा है, हनुमानगढ़ के अंदर जो कालीबंगा है वहाँ पर जो शहरी संस्कृति है या नगरीय संस्कृति है उसकी जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद में लोक संस्कृति है उसके अवशेष मिलते हैं। तो आज हम
प्रागैतिहासिक राजस्थान के विषय में चर्चा करेंगे। और प्रागैतिहासिक राजस्थान में हमें 2 ही काल मिलते हैं राजस्थान के अंदर, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल है उसमें मानव का जो प्रारंभिक काल है, और इसको हम 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है वो निर्धारित करते हैं। और इसको भी, क्योंकि बहुत लंबा काल है, इसलिए इस काल के अंदर मानव के जीवन में लगातार जो है कर्मिक रूप से है वो परिवर्तन आते हैं। और इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल जिसको अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। और इसको निम्न पुरापाषाण को अर्ली स्टोन एज भी कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल को अर्ली स्टोन एज, मध्य पुरापाषाण काल को मिडिल स्टोन एज, और उच्च पुरापाषाण को अपर स्टोन एज भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो निम्न पुरापाषाण का काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पुरापाषाण काल का काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पुरापाषाण का जो काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। अर्थात पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल है वो निर्धारित किया गया है। अब हम एक हम इसमें जो विभिन्न जो काल हैं, जो पत्थर के उपकरण के आधार पर है, वो इसका मानव जीवन को है वो विभिन्न कालों में विभाजित किया गया। तो उसको हम उसमें देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार के उपकरण मिलते हैं। जहाँ तक हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करते हैं, तो निम्न जो पुरापाषाण काल है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में है वो प्रागैतिहास का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को है वो माना जाता है, जिसने चेन्नई के निकट है वो पलवरम नामक स्थान से है वो 13 मई 1863 को है वो पुरापाषाणकालीन उपकरण जिसको कहा जाता है, इंडेक्स और क्लेवर कहा जाता है, और जिसको मद्रास उद्योग या जिसको एस्यूलियन संस्कृति भी कहा जाता है, उसकी खोज की। और क्योंकि ये जो उपकरण है वो यूरोप और अफ्रीका में जो पाए जाने वाले एस्यूलियन उपकरणों से मिलते जुलते हैं। तो एक बात को ये ध्यान रखना है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को है वो माना जाता है। इसके पश्चात जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुरापाषाण काल है, जो भारतीय संदर्भ में जो पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारतीय संदर्भ में जब पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में पुरापाषाणकालीन जो स्थल है वो एक तो हमें जो सोन घाटी है, जो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी जो पंजाब है वहाँ पर जो सिंधु नदी की जो सहायक नदी वहाँ पर मिलते हैं, जिसको सोन संस्कृति कहा जाता है। और इसमें हमें एक तरह से पेबुल उपकरण है, जो को चापर चोपिंग जो उपकरण है, हिंडेक्स है, क्लेवर है, जो काटले छीलने के जो उपकरण है जो बिल्कुल अनगठित है और भद्दे आकार के हैं, और जो काटले खोदने और छीलने के काम आते थे, वो उपकरण हमें मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल के अंदर। तो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण भारतीय संदर्भ में एक तो सोन संस्कृति जिसको हम जो सिंधु की सहायक नदी जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं वहाँ मिलते हैं, और भारत के अंदर जो निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति जिसको एल्यूशियन संस्कृति भी कहा जाता है, और इसके जो उपकरण है वो हमें मद्रास के अंदर मिलते हैं, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में जो निम्न पुरापाषाणकालीन सभ्यता निम्न पाषाण कालीन मानव के जो अवशेष है वो डीडवाना है, जाइल है, नागौर जो कहा जाता है, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ है, गंभीरी बेसिन में है, कोटा में चंबल बेसिन है, और नगरी के अंदर है वो निम्न पाषाणकालीन जो उपकरण मिलते हैं। जबकि भारतीय संदर्भ के अंदर है वो सोन घाटी और मद्रास संस्कृति में मिलते हैं। और निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण है वो एक तरह से हिंडेक्स है, क्लेवर है, क्लीवर जो कसाई प्रयोग में लेते हैं, फ्लैक्स है, आदि उपकरण है वो इस संस्कृति के अंदर वो मिलते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल के बाद में मानव है वो मध्य पुरापाषाण काल के अंदर गमन करता है। और मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं, मध्य पुरापाषाण काल की जब बात करते हैं तो मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो स्क्रेपर और बोरर माने जाते हैं। तो जो स्क्रेपर है वो छीनने के काम आते थे, और बोरर है वो छेद करने के काम में आता था। तो तकनीकी दृष्टि से ये अधिक विकसित और आकार में अपेक्षाकृत छोटे उपकरण नज़र आते हैं। तो मध्य पुरापाषाण के उपकरण है वो निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा वो थोड़े छोटे हैं, जिनको और तकनीकी दृष्टि से तो थोड़े ज़्यादा परिष्कृत लगते हैं, और जिसमें ब्लेड है और स्क्रेपर है, मतलब जिसको काटले छीनने के काम आता था, और बोरर जो छेद निकालने के काम आता था,
और पॉइंट है उपकरण हमें मिलते हैं, नाइफ जैसे उपकरण मिलते हैं। तो इन उपकरणों का जो निर्माण है मध्य पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों का निर्माण है वो एक तरह से फ्लैक्स तकनीक के द्वारा किया जाता था। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है, इसमें क्या था कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है उनको तो क्वार्टजाइट जो कठोर पत्थर है उसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। जो निम्न पूरा पाषाण के जो इंडेक्स और क्लेवर मिलते हैं उनका निर्माण है वो क्वार्टराइज जो कठोर पत्थर है उसके द्वारा उपकरणों का निर्माण किया जाता था। जबकि मध्य पूरा पाषाण काल का उपकरण है उसके अंदर चर्ट है, जेस्पर है, जैसे मुलायम पत्थर है उसको काम में लिया जाता था। और ये जो उपकरण है वो निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की अपेक्षा है वो साइज़ के अंदर थोड़े छोटे मिलते हैं, वजन में थोड़े कम मिलते हैं और मोटापे में भी थोड़े कम मिलते हैं, तो ज़्यादा परिष्कृत मिलते हैं। और इस काल के अंदर जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो हिंडेक्स और क्लेवर है वो उपकरण भी साथ में मिलते हैं, लेकिन हिंडेक्स और क्लेवर है जहाँ निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों से क्वार्टजाइट पत्थर के निर्मित मिलते हैं, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर जो उपकरण है वो एक प्रकार से क्या हम कहें कि इसमें जो चर्ट के द्वारा है, जो मुलायम पत्थर है उसके द्वारा निर्मित मिलते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल के जहाँ जो उपकरण है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीडवाना और जायल वगैरह है, और या जो गंभीरी बेसिन है या चंबल बेसिन है और या भेडज बेसिन में मिलते हैं, वहीं जो मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण राजस्थान के अंदर जो डीडवाना है, जायल है, वो लूणी बेसिन के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल से मानव है वो मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर गमन करता है, जिसमें उसके जो उसका जो स्थान है वो चेंज हो जाता है और एक साथ ही उसके उपकरणों की बनावट है उसमें परिवर्तन आता है। जहाँ उपकरण है वो क्वार्टजाइट के निम्न पूरा पाषाण काल में बनते थे, अब चर्ट और जेस्पर के बनने लग गए। और उपकरण है वो उपकरण की तकनीक है वो ब्लेड और स्क्रीपर, पॉइंट और बोरर और नाइफ बनने लग गए, जबकि निम्न पूरा पाषाण काल में हिंडेक्स और क्लेवर है जैसे उपकरणों को काम में लिया जाता था। जब उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो ब्यूरिन उपकरण है जो छीलने के काम आते थे वो ज़्यादा मिलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर। तो इसमें उच्च पूरा पाषाण काल में मानव जीवन ज़्यादा जटिल हो जाता है और उसको विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण की आवश्यकता महसूस हुई। पहले वो एक ही उपकरण को कई कार्य करने के अंदर काम में ले लेता था, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर अब वो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग उपकरणों का निर्माण करने लगा, अर्थात उसके चिंतन बढ़ने लगा। और इस काल उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर हमें जापर पैलेलिथिक एज के अंदर हमें ब्लेड है, ब्यूरिन है, पॉइंट है आदि उपकरण है वो हमें मिलने लगते हैं। तो इसमें जो ब्यूरिन उपकरण है वो जिसको तक्षणिक कहा जाता है वो प्रमुख है, क्योंकि इस काल के अंदर जो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य है, जो मानव है, वो हड्डी और हाथी दांत और सींग आदि पर नक्काशी का काम भी करने लग गया, तो उससे संबंधित उपकरण हमें मिलते हैं। इस काल की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जो होमोसेपियन जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर अवतरित होता है, और ब्लेड ब्यूरिन जो संस्कृति है वो इस उच्च पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और इस काल के जो उपकरण हैं वो अपेक्षाकृत अधिक लंबे और पतले दिखाई देते हैं। और उपकरण निर्माण के अंदर जो चार्ट है और चेलसिडोनी है, अगेट है, पर है, जैसे मुलायम पत्थरों का प्रयोग है वो निर्माण के लिए किया जाता था। और इस प्रकार के जो उपकरण है वो सोजत से हैं, लूणी नदी घाटी के अंदर जो सोजत है और वहाँ पे भी इस काल के उपकरण मिलते हैं। और डीडवाना से हमें क्या है कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तीनों से संबंधित हमें उपकरण मिलते हैं डीडवाना के अंदर। बाकी जो है वो जो उपकरण है जैसे उच्च पूरा पाषाण काल से जो संबंधित जो उपकरण है वो हमें बूढ़ा पुष्कर से मिलते हैं। जो अजमेर के अंदर जो बूढ़ा पुष्कर है वहाँ पे हमें उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है वो उपकरण मिलते हैं बूढ़ा पुष्कर से। तो उच्च पूरा पाषाण काल का उच्च पूरा पाषाण काल के बाद में जो मानव है वो एक प्रकार से है वो मध्य जो पाषाण काल के अंदर है वो निवास करता है। तो पूरा पाषाण काल के बाद में मनुष्य है वो मध्य पाषाण काल के अंदर है वो प्रवेश करता है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो मानव है वो प्लेस्टोसीन से है वो होलिसीन युग के अंदर है वो प्रवेश करता है, अर्थात अब जलवायु में परिवर्तन आता है और जलवायु मनुष्य के लिए ज़्यादा अनुकूल हो जाती है और अब थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़्यादा उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी आ जाती है और फ्लोरा फोना उनमें वृद्धि हो जाती है और जो रेन है उसमें भी, वर्षा है उसके अंदर भी वृद्धि हो जाती है। और अब मनुष्य है क्योंकि समतल मैदानों में आ जाता है और वो एक तरह से मानसून के अनुसार एक अस्थायी निवास बनाने की शुरुआत भी कर देता है।
तो अब जो प्राकृतिक आवासों में जो जो पूरा पाषाणकालीन मानव निवास करता था, प्रकृति पर पूर्ण निर्भर था, अब वो घास फूस के जो छप्पर है अस्थायी रूप से अपने निवास बनाने लग गया। और जो वहाँ पर जो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, घास फूस जब ख़त्म हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में दूसरे स्थान पर वो आवास बना लेता था। तो अस्थायी जो टेम्परेरी जो रेजिडेंस है बनाने की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो जाती है। और अब ये मनुष्य जो खाद्य जो संग्रह है उसे बाहर निकल करके वो अपनी स्थायी बस्तियाँ हैं जो बनाना प्रारंभ कर देता है। और एक तरह से कृषि की थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है और पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। ये महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल की विशेषता है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन है, उसकी शुरुआत हो जाती है। और मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है जिसमें जो राजस्थान के अंदर पचपदरा है बाड़मेर में, सोजत है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बागोर है भीलवाड़ा के अंदर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो मध्य पाषाणकालीन जो बस्ती मिलती है, जिसके बारे में हमने अलग से वीडियो के अंदर इसका विस्तार से वर्णन किया है। और इसके अलावा यहाँ पर है वो पालतू जानवरों का है वो उल्लेख मिलता है, जैसे कुत्ता है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, और जो फसल के रूप में गेहूँ और जौ का वो उल्लेख मिलता है। तो एक तरह से क्या है कि एक तरह से अस्थायी निवास है, मनुष्य ने सबसे पहले अस्थायी निवास है गंगा घाटी के अंदर है वो बनाना शुरू किया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आता है कि जो पहले मृत शरीर को है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंदर है अब दफनाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाती है। बागोर से हमें दफनाने के जो अवशेष मिलते हैं और उसके साथ साथ डेड बॉडी के साथ विभिन्न सामग्री भी मिलती है। इसका मतलब वो पारलौकिक शक्ति में भी विश्वास करने लग गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है कि कुछ हमें जो इसमें मध्य पाषाण काल में हमें रॉक पेंटिंग भी मिलती है, क्योंकि बागोर के अंदर हमें जो एक तरह से जो आयरन ऑक्साइड और लाइम स्टोन है उसके जो अवशेष मिलते हैं। और उस जो चित्रकारी मिलती है वहाँ पर बच्चे के जन्म है और जो यौन संबंध से संबंधित जो चित्रकारी में मिलती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो मध्य पाषाण कालीन जो मानव है, मध्य पाषाण काल के अंदर जो मानव के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन सबसे पहले तो ये आता है कि इस काल में जलवायु पहले की अपेक्षा जो सूक्ष्म हो जाती है और एक तरह से एक नवीन मानव का जो उदय होता है। और इस काल के अंदर जो मनुष्य जो उपकरण काम में लेता था वो थोड़े छोटे थे, बहुत छोटे होते थे 1.5 इंच से 1.25 इंच तक के जो उपकरण हमें मिलते हैं, जिसको माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है। तो लघु पाषाण जो उपकरण है जो मध्य पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के जो परिष्कृत छोटे औजार हैं, जो जेस्पर है, चर्ट है, एगेट है और चाल सिडनी है नामक पत्थरों से जिसका निर्माण किया जाता था, वो हमें एक तरह से है वो मध्य पाषाण में मिलते हैं। और राजस्थान में मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी साइट है वो भीलवाड़ा जो बागोर के अंदर मिलती है, जहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय संदर्भ में बात करें तो होशंगाबाद आजमगढ़ के अंदर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और वहाँ पर भी हमें एक तरह से मध्य पाषाण कालीन जो मिलती है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में बात करें तो चौपानी मांडो है, वहाँ पर हमें मिलती है। और यहाँ कर एक तरह से क्या है कि मध्य पाषाण काल के अंदर हमें एक तरह से क्या है कि जो शैल चित्र मिलने हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात मानव है कि चिंतन मानसिक जो विकास होता है और मानसिक विकास होने के कारण से वो अपनी भावनाओं को है व्यक्त करने के लिए है वो चित्रकारी का वो इस्तेमाल करने लग जाता है। इस प्रकार मध्य पाषाण काल के अंदर है वो जो हमें जो एक तरह से चित्रांकन है अपनी जो उसकी जो भवन है उसके दीवारों पर हमें जो चित्रांकन है वो हमें दिखाई देता है। तो ये मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है वो कही जा सकती है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक तो माइक्रोलिथ उपकरण है उसका प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। और जो माइक्रोलिथ उपकरण निर्माण के लिए स्फुटिक और कार्लाइन नामक पत्थर है उसके द्वारा इन माइक्रोलिथ उपकरणों का निर्माण करवाया जाता था। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जैसे मैंने बताया कि इसमें जो पालतू पशुओं को पालतू बनाने का जो कार्य प्रारंभ हो गया। और जो पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें जो आजमगढ़ जिसको जो एमपी के अंदर है और बागोर के अंदर है वो हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो और विशेषता जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो शिलाएँ हैं उस पर चित्रकारी है वो हमें मिलती है, चित्रांकन मिलता है, भीमबेटका के अंदर है वो मिलता है। और जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का जन्म और जो यौन संबंध की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो पशुपालन है उसका जो चित्रांकन मिलता है, जो
सैलासरों पर, जिसमें कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन जानवरों को है वो एक तरह से है वो पालतू बनाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो मध्य पाषाणकालीन जो साइट है उसमें राजस्थान में जो बागोर है वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो हमने जो पचपदरा की बात की, सोजत, तिलवाड़ा, वहाँ पर भी है मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है वो हमें मिलते हैं। और इसमें जो उपकरण है उनको लघु पाषाण कहा जाता है। और जो एक तरह से रॉक पेंटिंग है वो भीमबेटका के अंदर है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो रॉक पेंटिंग के लिए भीमबेटका है वो प्रमुख माना जाता है। इसके भारतीय संदर्भ में है वो काफ़ी और चीज़ें मिलती हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हमें ये मध्य पाषाणकालीन जो मानव से संबंधित है ये जानकारी मिलती है। तो मध्य पाषाण के काल के बाद में मनुष्य है वो नव पाषाण काल के अंदर है वो जाता है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हमें कोई भी साइट है वो नव पाषाणकालीन स्थल की नहीं मिलती। इसलिए राजस्थान के अंदर राजस्थान के संदर्भ में हम जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की है वो और की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल के तुरंत के बाद है वो राजस्थान के अंदर हमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के उल्लेख मिलते हैं। और ताम्र पाषाण काल में जैसे हमने आहड़ बनास जो कल्चर है, जिसमें आहड़ है, गिलुंड है, बालाथल है, और जो नीम का थाना है वहाँ पर गणेश्वर है, वहाँ पर हमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ मिलती हैं। और जो सब संधव प्रदेश है वहाँ पे हमें जो हम कहें कि राजस्थान के संदर्भ में कालीबंगा और अनूपगढ़ में तरखान वाला डेरा है, वहाँ पर हमें जो नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको कांस्ययुगीन संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष हमें मिलते हैं। और उसके पश्चात जो है कांस्ययुगीन संस्कृति के पश्चात है वो 1050 के आसपास है वो मनुष्य को लोहे की जानकारी हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि हमें जो राजस्थान है वो एक तरफ कांस्य युग से या ताम्र पाषाण काल से निकल करके वो लोह युग के अंदर वो प्रवेश करता है। और लोह युग से संबंधित भी हमें संस्कृतियाँ मिलती है, जिसका अध्ययन हम अलग से जो व्याख्यान है उसके अंदर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।